Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10th. So मैं फिर से आ गई हूँ भाई ओपी स्टाइल में हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने विद इन 20 to 30 मिनट्स। वैसे तो कोशिश 15 की रहती है, लेकिन मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ तो कोशिश की जाएगी। ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, जिसमें हम हमारी लेजिस्लेचर कैसे लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है, ये सब जल्द से जल्द समझने वाले हैं। सो आई होप आप सब भी रेडी होंगे, तो सीट की पेटी बांध लीजिए, हम उड़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंडिया गेन फ्रीडम आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। ऑब्वियसली लगभग अंग्रेजों ने 200 साल तक राज करा, उससे पहले भी यूरोपियंस आए, है ना, चीजें बहुत ज्यादा क्योटिक चलती रही। तो इंडिया ने जो है फ्रीडम पाने के लिए एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल करा है, हम कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर सेल्फ गवर्नेंस। इसीलिए जब देखा गया कि आम जनता परेशान है, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, आम जनता जो है हर कोई अपने फैसलों के यहाँ पे बात कर पाए, अपनी ओपिनियन रख पाए, फ्रीडम मिल पाए, तो ये सारे जो अत्याचार उनके ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने देखे, उसी पर बेस्ड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा कि आम जनता की नीड फुलफिल होनी चाहिए, किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे लाया गया, यानी ऑल एडल्ट्स कैन वोट। ऑल एडल्ट्स कैन वोट आपको भी पता है, जो 18 प्लस हो, है ना, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो, वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, जो भी है ना। हम ये नहीं देखेंगे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बंगाली है, गुजराती है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, बस वो 18 प्लस होना चाहिए और वो वोट दे सकता है। पीपल इलेक्ट लोकसभा मेंबर्स। लोग क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, लोकसभा के इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करती है ना। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, उनके जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, है ना, कैंडिडेट्स, उनको कौन चुनता है, जनता वोट देती है। मेजोरिटी जो भी फॉर्म होगी, अब जो जीतेगा, जिसकी पार्टी ज्यादा सीट से जीतेगी, ऑब्वियसली वो रूलिंग पार्टी बनेगी, और जो रूलिंग पार्टी बनेगी वो सरकार बनाएगी, है ना। यही तो होता है। हम बोलते हैं, मैम बोलती है हाथ उठाओ किस किन बच्चों को आज जो है टेस्ट करवाना है, या किन किन बच्चे, कौन कौन स्टूडेंट्स आते हैं, आज मैं कुछ ना करवाऊं। तो अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि मैम आज टेस्ट करवा दो, तो मैम को टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे मेजोरिटी उनके साथ है, ठीक है, तो मेजोरिटी जीतती है। तो यहाँ पे यही होता है, लोकसभा के मेंबर्स की बात की जा रही है। पार्लियामेंट लॉज बनाती है और गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें हमारी जो है सांसद की, पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी वो वही लोग होते हैं जो लोग जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, लेजिस्लेचर्स। इसीलिए वो जनता की नीड के अकॉर्डिंग लॉज बनाते हैं। 18th लोकसभा फॉर्म्ड इन जून 2024। अगर हम बात करें हमारी जो 18वीं लोकसभा थी, वो कब फॉर्म हुई थी? जून 2024 में, यानी लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जब हुए थे, ठीक है। अब पार्लियामेंट हमारा कैसे बनता है, कंपोजिशन अगर हम देखें तो हमारा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है ना, यानी प्रेसिडेंट भी होते हैं उसमें, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा, इन सब से मिलकर के हमारा बनता है सांसद, पार्लियामेंट, संसद भवन, सुना है ना। सिस्टम विथ 2 हाउसेस, बाई कैमरल सिस्टम। अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट का, यहाँ पे सिस्टम की बात करते तो हमारे पास बाई कैमरल सिस्टम है। कैमरल की बात करें यहाँ पे तो उसका मतलब होता है चैम्बर, चैम्बर यानी हाउसेस। दैट मीन्स वी हैव यहाँ पे 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर हम बात करें लोकसभा चैम्बर की, तो ये देखो, ये न्यू बिल्डिंग है। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो ये रहा, है ना। लोकसभा आप देखोगे थोड़ा ग्रीन रहता है उसका कारपेट, राज्यसभा का रॉयल बिल्कुल रेड कारपेट। क्लियर हो गया? तो हमारे पास 2 है, यानी बाई कैमरल सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट स्टेट फेडरल स्पिरिट। अगर हम बात करें हमारी राज्यसभा, नाम से ही राज्य है, राज्य यानी स्टेट, यानी किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। यानी राज्यसभा के मेंबर को कौन वोट देता है? जो हमारे स्टेट के मेंबर्स होते हैं, यानी एमएलएज होते हैं ना, जिन्हें हम चुनते हैं जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो वो वोट देते हैं, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इंडिया फॉलोज फेडरलिज्म, यानी इंडिया में पावर शेयर होता है। पावर शेयर कैसे होता है? यानी इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, सिर्फ वही रूल कर रही, नहीं। हमारे पास फेडरलिज्म है, यानी मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है। ताकि नेशनल लेवल इंटरनेशनल, नेशनल लेवल से डील करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल मैटर से डील करेगी, लोकल गवर्नमेंट लोकल टाउन्स और गाँव के, है ना, गाँव शहर रूरल एरियाज के इशूज से डील करेगी। ताकि भाई आप अपना अपना काम है, आपको अपनी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे डील करो। क्लियर हो गया? फंक्शन, ईच हाउस हैज प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर ऑर्डरली कंडक्ट। दोनों ही हाउसेस में
दोनों ही हाउसेज में एक जो है ऑफिसर बैठता है ना। जैसे अगर हम बात करें हमारे लोकसभा की, तो आप सुनते हो ना स्पीकर साहब देखिए ये महोदय क्या कह रहे हैं, दूसरी पार्टी के महोदय क्या कह रहे हैं। तो क्या है वो स्पीकर, वो हमारे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो देखते हैं बैठते हैं। ऐसे ही राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा के स्पीकर जो हैं उनको लोग इलेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स हैं ना उनके, वो इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन रहते हैं। ये याद रखना कि लोकसभा में स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो मेन बैठते हैं, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटेशन रूल्स। पार्लियामेंट का जो रोल है ना वो लॉ मेकिंग भी है और लॉ इंप्लीमेंटेशन भी है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे जितने भी एमपीज हैं यानी लेजिस्लेचर वो लॉ बनाते हैं, और पार्लियामेंट में हमारी रूलिंग पार्टी भी तो बैठती है, जो रूलिंग पार्टी के एमपीज है यानी वो सरकार है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, बने हुए रूल्स को इंप्लीमेंट करना, बने हुए लॉज को एग्जीक्यूट करना। तो यानी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों फंक्शन होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो ग्रुप ऑफ मेन मिनिस्टर जिनको कौन लीड करते हैं, हमारे पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें यानी अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हो गए, इस तरीके से। मिनिस्टर्स आर एमपीज एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मिनिस्टर्स भी तो एमपीज होते हैं है ना। जैसे मैंने चुनाव लड़ा, हम एमपीज हैं इतने सारे, हम रूलिंग पार्टी के हैं क्योंकि हम जीत गए, हमें ज्यादा वोट से मिले, हम ज्यादा सीट से जीत गए है ना। अब जो प्रेसिडेंट बनेगा, फॉर एग्जांपल मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि मैं लीडर बनने की कैपेबिलिटी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो मुझसे बोला जाएगा ना कि भाई आप अपनी सरकार चलाने के लिए अब अपने साथ के लिए मिनिस्टर चुनो। तो वो मिनिस्टर्स के ग्रुप को चुनूंगी जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जिनका हेड कौन होता है, पीएम होते हैं। तो वो मिनिस्टर्स कौन है, एक्चुअली में वो पीएम ही तो है, एमपी तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है। तो यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार बन गई तो अब जो चाहे हम करें। आप सरकार बन गए हो अपनी जगह, लेकिन आप एमपी भी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, तो आपको जो लोकसभा में अदर एमपीज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी तरफ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा, जितना शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो सका मैं यहाँ पे बना के लाई हूँ। लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी जो लॉ बनाने का काम करती है, लॉ में चेंजेस लाने का काम करती है ना, या न्यू लॉज बनाएगी, तो लॉ मेकिंग, लॉज बनाना है ना। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे जो हमारी सरकार होती है यानी एग्जीक्यूटिव होती है, जिनका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, उनकी जवाबदेही रखती है। मतलब ये बोलती है कि भैया आपने सरकार बनाई है, आप कब काम करोगे, क्या काम कर रहे हो, कैसे काम चल रहा है, क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सवाल करती है जिसका आंसर यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव को देना पड़ता है, क्योंकि सरकार है ना, वोट देते टाइम तो जनता से वादे किए थे, पूरा कब करोगे, तो उसका सवाल तो पूछेगी ना पार्लियामेंट, यहाँ पे पूछेगी ना लेजिस्लेचर। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिलेटेड है ना, फाइनेंस के मैटर से रिलेटेड है ना, जो है मनी बिल वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें जो भी फंक्शन है वो सब यहाँ पर होता है। तो बेसिकली हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी जहां लॉ बन रहा है, जहां पे एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस भी फॉलो किए जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? चलो अगर आगे बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन की, तो इसका मीनिंग क्या होता है। प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वैल्यूज दी गई है, उनको प्रोटेक्ट करना, कि किसी के भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है किसी का भी हार्म ना पहुंचाया जाए। एंश्योर्स डेमोक्रेसी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में आता है कि भाई डेमोक्रेसी बनी रहे, डेमोक्रेसी यानी पीपल की पावर बनी रहे, साथ में जो हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनकी पावर सेपरेटेड रहे। प्रमोट्स फेडरलिज्म, ये बोलती कि भाई सरकार का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है, राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट अलग होती है, यानी नेशनल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपना जो है फेडरलिज्म प्रमोट करते हैं कि भाई फेडरलिज्म होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, भाई क्या होना चाहिए, फाइनेंस, पैसा वगैरह से मैटर से रिलेटेड ये चीजें प्रॉपर्ली होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते जाना। फिर बात करें लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग होती है, इनका मेन ड्यूटी होती है पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ। मतलब पार्लियामेंट क्यों होता है, पार्लियामेंट में कानून बनते, लॉज बनते है ना। जो लॉ प्रपोज किया जाता है कि भैया हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ बने, तो वो बिल के फॉर्म में पास हो जाता है कि भैया ये बिल है, ये हम प्रपोज कर रहे हैं, मतलब आपको दे रहे हैं। आफ्टर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, जब सारे एमपीज अप्रूव करते हैं वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का बना है, तो पहले वो जो प्रपोज लाता वो क्या था, वो बिल उसको बोलते। उसके बाद जब सब अप्रूव करेंगे तो वो एक्ट बन जाएगा ना, पहले तो बिल है, लेकिन जब सबने अप्रूव करा, बोला हाँ कि हाँ बिल्कुल बनाइए, तब जाके वो एक्ट बनता है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो
उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन द गवर्नमेंट एंड एनफोर्स लॉज। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, सरकार का पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं और लॉज को एनफोर्स करते हैं। मतलब लॉज बन गए लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, एक्शन में कौन लाएगा, तो सरकार लाती है। दे मेक डेली डिसीजंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो भी अधिकार देता है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजंस बनाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। आंसरेबल टू लोकसभा थ्रू क्वेश्चन आर। अब सरकार बनी है भाई, सरकार बने हो आप, अगर आपने बोला है कोमल मैम आपने जब वादे किए थे तब तो खूब वादे किए थे, तो अब आप जवाब दो जनता को, बच्चों को जवाब दो। तब तो आपने बोला था मैं अच्छी टीचर बन के दिखाऊंगी, मैं इतने महीनों में कोर्स करवा दूंगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। तो अब बताओ, अब कोर्स अभी तक क्यों नहीं हुआ? मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई मैं अकाउंटेबल हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे वोटों से बच्चों नहीं जीता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे लोकसभा जो अदर एमपीज होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी, वो क्या करती है, वो आंसरेबल रहते हैं ना। क्वेश्चन आर के टाइम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, जो अदर ऑपोजिट पार्टी होती है, भाई बताओ क्या क्या करा, क्या क्या सोचा है, कब तक क्या चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें। कमिटीज ऑफ एमपीज रिव्यू एंड क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो एमपीज की कमिटी होती है ना, जो ग्रुप होता है, वो बोलते हैं अच्छा आपने पॉलिसीज लाई, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, या जो भी चेंजेस जो भी आप चाह रहे हैं, तो इसमें ऐसा ऐसा है, अब आप कब तक क्या क्या कर लेंगे। मतलब सवाल करती है बेसिकली कि आपने वादे तो किए थे लेकिन अब क्या। जैसे मम्मी बोलती ना, तुमने तो बोला था कि नया सेशन स्टार्ट होगा, पढ़ने बैठूंगा, कोचिंग जाऊंगा, ऐसे पढ़ूंगा, तो अब क्या? तब तो तुमने बोला था कि मम्मी साइकिल दिला दो, उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करूंगा, अभी तक तो तुमने किया नहीं। समझ रहे हो? वही वाली चीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी पूरा की, यहाँ पे एक्शंस कैसे लिए जा रहे हैं, काम कैसे किया जा रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट अप्रूव्स एंड मॉनिटर्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू द एनुअल बजट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया हमें बजट इशू करवाना है, बजट दो हमें, क्योंकि हमें एजुकेशन के लिए काम करवाना है, हेल्थ के लिए करवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, जो भी है, तो पैसा तो चाहिए। तो यहाँ पे बजट का अप्रूवल भी तो चाहिए, भले ही आप सरकार हो, बट स्टिल यू नीड अप्रूवल। अप्रूवल देगा कौन? जो अदर एमपीज बैठे हुए, पूरी पार्लियामेंट, वो अप्रूवल देगी। रिव्यूज फंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मिनिस्टर्स, वो ये भी देखते हैं कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, कि एजुकेशन के मिनिस्टर है, हेल्थ के हैं, फाइनेंस के हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो भी है, उनको इतना इतना फंड दिया है, तो वो क्या करती है, रिव्यू करती है कि किसको कितना कितना दिया और कौन क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि वादे करके तो ये लोग ले गए ना। गवर्नमेंट मस्ट गिव एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू पार्लियामेंट। अब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि भैया आपके ये मिनिस्टर को हमने इतना इतना बजट अप्रूव करा था, अब आप मुझे हमें डिटेल दो, पूरा कच्चा चिट्ठा बना के तैयार करके कि कहाँ कहाँ खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। तो आप समझ रहे हो कितना स्ट्रिक्ट। मतलब आप सोच रहे हो सरकार है तो सरकार कुछ भी कर सकती नहीं। सवाल करने के लिए यहाँ पे लेजिस्लेचर या हमारी पार्लियामेंट बैठी होती है, जहां पर इन्हें एक एक रुपए का हिसाब किताब देना पड़ता है, एक एक वादों का हिसाब किताब देना पड़ता है। समझ रहे हो? जो कि हमारे लिए अच्छी चीज है, तभी तो ये लोग काम करेंगे। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन अगर हम देखें, जो हमारे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, एक्शन लेने का काम करते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट का रोल है और प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर के साथ अदर मिनिस्टर्स का। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? स्टेट के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब ये नाम के हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, मतलब जो सरकार होती है उसके नाम के हेड होते हैं बेसिकली। मेन काम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रहता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ना, इसीलिए। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, दूसरे मिनिस्टर्स रहेंगे, इनको अपॉइंट करना, ये काम इनका रहता है। समन्स पार्लियामेंट एंड गिव्स एसेंस टू बिल्स, है ना, पार्लियामेंट के लिए समन कर सकते हैं। अब जो भी बिल पास हो रहे हैं उनके लिए फाइनल जो है कह सकते हैं अप्रूवल यही देते हैं। एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। यूजेस डिस्क्रिशनरी पावर इन स्पेशल सिचुएशन, एग्जाम्पल नो क्लियर मेजोरिटी। अब क्या होता है, जैसे कुछ भी डिसीजन लेना हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार मेजोरिटी समझ में नहीं आ रही कि किसकी पार्टी जीत रही है, मतलब कौन किसको जो है पीएम बनना चाहिए या किसकी पार्टी होनी चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो, तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते। मतलब यहाँ पे किसी की डिसीजन नहीं लेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो इन्हें केपेबल लगता है कि भैया हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक केपेबल है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, है ना। जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आती चीजें, है ना, तो इनके पास ये पावर होती है जिसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेसिकली आपने क्या देखा, नॉमिनल होता है, लेकिन हाँ इनके पास पावर डिस्क्रिशनरी होती है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा। मतलब जो मेजोरिटी जीतती, जिसकी सरकार बनती है, उनके लीडर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही तो होते हैं।
ये अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मस्ट हैव लोकसभा सपोर्ट, और लोकसभा का सपोर्ट होना चाहिए। भाई जब तक लोकसभा के एमपी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो सपोर्ट होना चाहिए। अब इनका काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, लीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के चुनते हैं ना काउंसिल, उनको लीड करते हैं, क्योंकि चुना भी इन्होंने ही है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का इनका काम रहता है, मिनिस्टर्स को कोऑर्डिनेट करके रखना इनका काम रहता है। शेप्स नेशनल पॉलिसीज, जो भी नेशनल पॉलिसीज है जिस लेवल पे, उनको मैनेज करना, मेंटेन करने का काम रहता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई अदर एमपीज इन पे भरोसा करते हैं, है ना, तो यहाँ पे भाई इनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट्स असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, अब इनके अंडर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जो आईएएस आईपीएस की हम बात करते हैं, है ना, तो वो सब इन्हीं के अंडर जो है काम करते हैं, जो भी पॉलिसीज वगैरह ये लोग ने डिसाइड करी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो मेन काम अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर का होता है, हमारे प्रेसिडेंट का भी काम है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, है ना, नॉमिनल हेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। मेन पावर अगर हम देखें ज्यादा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारे यहाँ ज्यादा, मतलब डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है ना, पार्लियामेंट की ज्यादा यहाँ पे चलती है। क्लियर हो गया बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, द जुडिशरी, रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अब हमने एग्जीक्यूटिव और वो तो देख लिया, लेजिस्लेचर। जुडिशरी जो फैसला लेती है उसका क्या काम है, तो यहाँ पे लॉज को अप्लाई करना और इंटरप्रेट करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का, है ना, कि लॉ अगर किसी ने तोड़ा है तो उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं लॉ, ठीक है, और किसी के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, उसको रिजॉल्व कराते हैं। एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स, वो क्या करते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन की तरह काम करते हैं, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। कैसे कस्टोडियन की तरह काम करते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी चीज लिखी है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, कि जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, पॉलिसी गलत बन रही है, तो वो उस लॉ को खारिज भी कर सकते हैं ना, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैं तो उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, ये हमारी जुडिशरी स्ट्रिक्ट होती है। एंश्योर्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स, वो ये ध्यान रखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करे, लेकिन हमारे संविधान की लिमिट के अंतर्गत ही काम करे, कुछ भी ऐसा ना करे जो संविधान के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। कैन स्ट्राइक डाउन लॉज और एक्शंस वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई भी अगर कानून बन रहा है, लॉ बन रहा है, कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को, है ना, या हम कह सकते हैं रूल्स को हार्म कर रहा है ना, या वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, तो भाई वो उस लॉ को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब इतनी पावर होती है। मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, वो ये ध्यान रखते हैं कि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, मतलब वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे नजर रखते हैं कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। फंक्शंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इंश्योरिंग जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, वो ये ध्यान रखते हैं हमारा जो कोर्ट है, अदालत है, वो ये ध्यान रखे कि न्याय मिले और प्रॉपर डेमोक्रेसी बनी रहे, यानी जनता का रूल यहाँ पर बना रहे। तो बेसिकली जुडिशरी किस चीज का ज्यादा ध्यान रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स का, कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जो संविधान कह रहा है उसकी सीमा के अंदर रहकर ही आपको फैसले लेने, एक्शंस लेने। क्लियर हो गया बच्चा, चलो। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द स्टेट लेवल, अब स्टेट सरकार भी होती है ना, राज्य सरकार भी तो होती है, तो ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कॉल्ड द स्टेट असेंबली, हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, यानी स्टेट असेंबली जिनको हम बोलते हैं। एमएलएज क्या होते हैं, जैसे हमारे एमपीज होते हैं नेशनल लेवल पे, हमारे एमएलएज होते हैं जिन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बोलते हैं ना, जो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, जैसे एमपी नेशन के लिए बनाते हैं, ये हमारे स्टेट के लिए बनाते हैं। दे लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी इनकी चीजें हैं, जो भी इनके अंडर आती है, वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। फंक्शंस आर सिमिलर टू द पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, इनका काम भी सेम है, पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट का नेशनल के स्तर पे काम है, इनका जो है स्टेट लेवल पे काम है, लेकिन काम सेम है, बस वो स्टेट के लिए कर रहे हैं, ये नेशन के लिए करते हैं। क्लियर हो गया बच्चा, चलो स्टेट के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, थोड़ा सा स्टेट लेजिस्लेचर का भी स्ट्रक्चर देख ले, तो स्टेट कैन हैव यूनिकैमरल यानी वन हाउस और बाई कैमरल टू हाउसेस। अगर हम बात करें हमारे स्टेट की, तो हमारे स्टेट का एक हाउस भी हो सकता है और टू हाउसेस भी हो सकते हैं, है ना, मतलब टू लेजिस्लेचर भी हो सकते हैं। वैसे तो वन ही दिखता है, वन ही ज्यादातर है, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद भी होता है। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, ठीक है, तो दो होते हैं। बाई कैमरल स्टेट्स इंडिया में कौन से वो जानना जरूरी है, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट है जिनके इसमें डबल
क्या है, बाई कैमरल, मतलब डबल हाउसेस है, यानी विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, ये ध्यान रखना। और जो दूसरे स्टेट से वो यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब जो भी बाकी बचे कुछ है वहां पे सिर्फ विधानसभा मिलेगी आपको। क्लियर बच्चा? चलो, चैलेंजेस टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। अब हमारी लेजिस्लेचर का जो है जो भी फंक्शन है, जो भी वो काम करती है, चैलेंजेस क्या आते हैं, दिक्कत क्या आती है? तो की रोल की बात करें तो यहाँ पे वो लॉ बनाती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है ना, बजट अप्रूव करती है, पॉलिसीज को डिस्कस करती है, और जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं उनको एड्रेस करती है। तो ये तो इनका काम है। लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं? तो चैलेंजेस क्या आते हैं कि अगर मेंबर्स कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब अगर इतने सारे टीचर्स हैं, हम बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहिए, पॉलिसीज आनी चाहिए, लेकिन टीचर आपस में एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, कोई टीचर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो कहाँ से आप टाइम टेबल बनाओगे, कहाँ से आप लोग जो है स्ट्रैटेजी बनाओगे? कभी एक टीचर आ रहा है, कभी मैथ्स का नहीं आ रहा, कभी सोशल का नहीं आ रहा, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, कैसे काम होगा? डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग क्वेश्चन आर, ऐसे में जब क्वेश्चन आर अगर जो है सवाल पूछा जा रहा है, उस टाइम पे आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो। आपका काम है जनता के बिहाफ में सवाल पूछना, है ना, सरकार से सवाल उठाना, लेकिन आप यहाँ पे पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो, तो ये जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है। डिबेट की क्वालिटी गिर जाती है, मतलब आप डिबेट कर रहे हो और डिबेट करते करते दूसरे टॉपिक्स पे आ गए, जो मेन टॉपिक को छोड़ के पर्सनल दुश्मनी या जो भी है ना, फालतू की बातें हो गई। पासिंग बिल जो पास होना है, जिसके कारण कुछ एग्जीक्यूट होगा, वो बिल पास होने में ही अगर टाइम लग जाएगा, जैसे टीचर बोलेगी कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें ये काम करवाना है, ये होना चाहिए, टीचर बोल रही है कि हाँ हमने प्रिंसिपल से अप्रूवल मांगा है, लेकिन प्रिंसिपल ही अप्रूवल देने में इतना दिन लगा देगी, तो बच्चे तो डिसअपॉइंट होंगे ना, है ना, फिर वो स्कूल नहीं लीव करेंगे, स्कूल नहीं छोड़ेंगे कि नहीं अब हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, स्कूल ही खराब है। वही बात है कि सरकार टाइम लगाएगी जब तक, अगर बिल पास होने में टाइम लगेगा, तो ये चैलेंजेस आते हैं। पार्लियामेंट सेशन की बात करें तो पार्लियामेंट सेशन साल में 3 बार होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशंस होते हैं। यूजुअली 6, ये लोग कैसे बैठते हैं, मतलब दिन में 6 जो है घंटे इन्हें बैठना रहता है, डिस्कस करते हैं बेसिकली, और अगर जरूरत लगती तो इवन एक्सटेंड भी कर देते हैं जरूरत के हिसाब से, है ना, कि भाई अगर डिबेट हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये पार्लियामेंट सेशन हो रहा है। कंसर्न क्या है? मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैव क्रिमिनल केसेस। अगर हम देखें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनकी हम बात करते हैं एमपी एमएलएस की, तो देखा जाए तो उनके क्रिमिनल केसेस बहुत है, मतलब वो लोग क्राइम जो है उस फील्ड उससे आए, बैकग्राउंड से आए, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए। सेशंस ऑफन डिसरप्टेड बाय एंग्री और बायस डिबेट्स। कई बार जैसे मैं हूं, दो टीचर कुछ डिस्कस करें, डिबेट करें जो बच्चों के हेल्प के लिए हो, लेकिन डिस्कस डिबेट करते करते आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो ये क्या फायदा, है ना? तो ऐसे में जो है बायस डिबेट हो जाती है, आसपास लड़ाई हो जाती है। ऐसे में या तो क्रिमिनल के खुद ही क्रिमिनल जो है उनके जो है बैकग्राउंड से केसेस उन पे चल रहे हैं, तो जनता क्या भरोसा करेगी, ये भी दिक्कत है। सिटीजन का क्या रोल है? चलो दिक्कत तो होगी, लेकिन हमारी भी तो समझदारी है, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जानकारी रहना चाहिए, वी नीड टू बी स्टे इन्फॉर्म्ड, हमें पता होना चाहिए, हमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए काम करे या मेरे लिए चीज़ ले आए, तो मैं मम्मी पापा को अच्छे से गाइड कर दूँ कि मम्मी मुझे इस कलर की ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, तो वो मेरे लिए लाएंगे, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे, मैं बोलूँगी जो लाना है लाओ, कल को वो ले आएंगे और मैं चिढ़ जाऊंगी कि भैया अब वही इतनी शादी होती तो क्यों हमें बोला जाता है कि देख ले भाई, लड़का पसंद करे, लड़की पसंद कर ले, वरना तू हमें बाद में हमें चिल्लाएगा। वही वाली बात है कि पॉलिसी बन रही, कुछ भी हो रहा है, तो जनता भी पार्टिसिपेट करे, बैठे नहीं रहे हाथ पे हाथ धर के, फिर रो फिर चिड़ो, नुकसान तो जनता का है, फिर सरकार तो बन गई जिसकी बननी थी। तो अब बनाओ, इंगेज विथ रिप्रेजेंटेटिव कंस्ट्रक्टिवली। आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एमपी एमएलए, उनसे सवाल करो, उनसे मिलो, उनसे क्वेश्चन करो, है ना, उनको अपने ओपिनियन दो, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताओ, बैठे मत रहो। इनकरेज यंग एंड डाइवर्स लीडर्स फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अब जो भी आपके लीडर्स है, लोग हैं, उनको क्या करो, या ये जो यंग लोग हैं उनको नॉलेज दो, उनको बताओ क्या होती है डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस, उनको बताओ क्या होती है अच्छे से चीज़ें काम करने की इंपॉर्टेंस, है ना, नॉलेज की इंपॉर्टेंस, ओपिनियन देने की इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ हमारे भी रोल है, हम सिर्फ हर चीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं छोड़ सकते, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, थोड़ा सा लंबा हो गया, 25 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए, समझ में आया होगा, बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और हाँ, जैसे कि मैं आपसे क्या बोलने वाली थी, हाँ मैं तो भूल ही गई कि हाँ, अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, आप डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।